हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा चल रहा था। आज उसी की क्लास 2 है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं बच्चन सिंह की पुस्तक से। तो कल हमने क्लास 1 देखी और उसी के आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 2। तो ये हमारा कोर्स नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आरपीएससी की जो कॉलेज व्याख्याता और ये स्कूल व्याख्याता के लिए जो परीक्षा होती है, इन सभी परीक्षाओं के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसीज आती है उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें, जहाँ पे आपको यूनिट वाइज लाइव क्लासेस मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा यूनिट वाइज, और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम केवल एक ही पुस्तक से चल रहे हैं, वहां पर हम दो दो तीन जैसे डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल है ना, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन सभी साहित्यकारों के इतिहास को मिला करके महत्वपूर्ण तथ्यों को वहां पर हम कवर करते हैं। तो ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप एक स्मार्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं, तो जरूर हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। इन नंबर्स पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कल की क्लास से हम आगे जहां से हमने छोड़ा था उसी के आगे हम देखते हैं आज की क्लास को। तो हमने कल पढ़ा था यहाँ पे, इसके पहले का जो हमने अपभ्रंश साहित्य के बारे में पूरा हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, इन सारी बातों इनको कवर किया था। अब हमारा आज का विषय होगा अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। ठीक है, अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, इनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो अपभ्रंश और हिंदी साहित्य की बात यहाँ पर होगी कि अपभ्रंश और हिंदी का किस तरीके से मिली जुली है, क्या इनका कैसे इस साहित्य का विकास होता है, इन सारी बातों की चर्चा यहाँ पर होगी। एक मिनट, स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से इस क्लास को, ज्यादा समय ना गंवाते हुए। तो हिंदी कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्ला साहित्य बांग्ला जाति, मराठा साहित्य मराठी जाति, गुजराती साहित्य गुजराती जाति के विकास के इतिहास है। तो कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, हिंदी जाति के विकास का ही इतिहास माना जाता है। जैसे अन्य भाषाओं का बांग्ला साहित्य बांग्ला की जाति का, मराठा साहित्य मराठा की जाति का विकास का इतिहास है, वैसे ही हिंदी साहित्य भी हिंदी के जाति का इतिहास है। ठीक है, इन जातियों का विकास कहते हैं अकस्मात नहीं होगा, धीरे धीरे इनका विकास हुआ। वैसे ही हिंदी साहित्य का भी विकास धीरे धीरे होता चला आया और आज एक प्रौढ़ अवस्था में हमारे पास विद्यमान है। ठीक है, इसका विकास अपभ्रंश साहित्य में अखुआ चुका था। ठीक है, अखुआ चुका मतलब इसका बीज वहां पे प्रस्फुटित हो चुका था अपभ्रंश साहित्य से ही। तो आगे चलते हैं। तो इसमें हिंदी साहित्य के इस अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियां काव्य रूप हिंदी साहित्य के विरासत के रूप में मिलती हैं। तो विभिन्न यानी कि हिंदी साहित्य को अपभ्रंश साहित्य से जोड़कर देखना होगा। तो इस विषय में विद्वानों के जो बातें हैं, उनकी कथन है, उनकी बात करते हैं यहाँ पर। अपभ्रंश साहित्य के संबंध में उसे हिंदी साहित्य से जोड़ने के प्रश्न को लेकर विद्वानों में अनेक प्रकार के मत है। यानी कुछ विद्वान मानते हैं कि अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से जोड़ा जाए, कुछ कहते हैं उसको हिंदी साहित्य से अलग कोटि में रखा जाए। तो अनेक मतभेद हैं, इन 3 प्रकार के मतभेद आते हैं, 3 कोटियां हैं इसके अंतर्गत। तो पहला आता है कि अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। राहुल गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल इसी मत को मानने वाले हैं। यानी जो लोग अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं और कहते हैं इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का एक अनिवार्य अंग है, उनमें आते हैं राहुल जी, गुलेरी जी और रामचंद्र शुक्ल जी। वो लोग मानते हैं अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। ठीक है, और जो लोग कुछ लोग कहते हैं अपभ्रंश हिंदी नहीं है। कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का मत है कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है। फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है। इसलिए परवर्ती अपभ्रंश साहित्य का हिंदी के आदिकालीन साहित्य में इसको सम्मिलित करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस मत के पक्षधर है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा मत है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो कहते हैं अपभ्रंश हिंदी नहीं है, लेकिन उसके निकटतम अपभ्रंश का विकास हिंदी के काफी निकट है, इसलिए उसको आदिकालीन साहित्य में इसको शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद तीसरा मत आता है व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है। कुछ लोग कहते हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो अपभ्रंश हिंदी से अलग है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ये मत देने वाले हैं रामविलास शर्मा जी का मत इनसे मिलता जुलता है कि रामविलास शर्मा कहते हैं कि अपभ्रंश का व्याकरण और हिंदी का व्याकरण अलग अलग है, इसलिए इसको इससे अलग माना जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 मत देखने को मिलते हैं हिंदी साहित्य के विषय में, तो ध्यान रखना है तीनों, ये सारे तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद चंद्रधर शर्मा की बात करते हैं। चंद्रधर शर्मा ने, गुलेरी ने सन 1921 की नागरिक प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेख की शुरुआत की थी। ठीक है, तो पुरानी, चंद्रधर शर्मा ने किस शीर्षक से शुरू किया, तो पुरानी हिंदी शीर्षक से इस लेख की शुरुआत की और इस लेखों को पुस्तकाकार किया। उन्होंने उस लेख में क्या लिखा था कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी से परिणत हो गई, पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। विभक्तियां घिस गई, खिर गई। एक ही विभक्ति है वह कई काम देने लगी, एक कारक की विभक्ति दूसरे का भी काम चलने लगा। आगे चलकर वे पुनः कहते हैं कि पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से। तो इस तरीके से गुलेरी जी ने जो विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक का समय अपभ्रंश का समय इन्होंने माना। ठीक है, ये कथन ध्यान रखना है, किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, जिन्होंने 1921 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेख शुरुआत की थी। ठीक है, फिर वो आगे लिखते हैं कि पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश, यानी वो कहते हैं कि गुलेरी जी अपभ्रंश को 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, पुरानी अपभ्रंश में बांट देते हैं और दूसरी परवर्ती अपभ्रंश में बांट देते हैं। ठीक है, और बाद में आगे चलकर इस परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया जाने लगा। तो वो कहते हैं कि यही जो परवर्ती अपभ्रंश है, जो हिंदी का एक पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश, 2 अपभ्रंश हुए, इनमें से जो परवर्ती अपभ्रंश है यही आगे चलकर हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये मत था गुलेरी जी का। गुलेरी जी ने अपने निबंध में हेमचंद के व्याकरण में उल्लिखित दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि और कुमालपाल प्रतिबोध में संग्रहित रचनाओं का विद्वतापूर्ण विवेचन भी किया और उस समय, उनके समय तक अपभ्रंश की बहुत कम रचनाएं प्रचलित हो पाई थी। सन 1916 में हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रकाशित बौद्ध गान और दोहा भी उनके देखने में नहीं आया। यानी जब जिस समय गुलेरी जी ने ये लेख लिखा, कब लिखा था, ऊपर हमने पढ़ा 1921 की नागरिक प्रचारणी पत्रिका में, तो कहते हैं उस समय तक अपभ्रंश में की जो रचनाएं बहुत कम प्रकाश में आई थी, तो उनके सामने जितना जो कुछ उनके सामने था उसी के आधार पर उन्होंने ये मत दिया। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी अपभ्रंश के विषय में क्या कहते हैं कि अपने, वो कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को वो भी पुरानी हिंदी कहते हैं। ठीक है, अपभ्रंश को क्या कहते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कौन कौन से लोग पुरानी हिंदी कहते हैं, तो ये पुरानी हिंदी अपभ्रंश को कहते हैं। कहते हैं इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में उन्होंने लिखा है, ये उनका कथन है शुक्ल जी का, ध्यान रखना कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही नहीं मानी जाती रही। वे अपभ्रंश को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी अथवा प्राकृत भाषा हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो शुक्ल जी अपभ्रंश को क्या कहते हैं, पुरानी हिंदी कहते हैं अथवा प्राकृत भाषा हिंदी, यानी प्राकृत की रूढ़ियों से में बहुत कुछ बद्ध हिंदी उसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक रोचक अंतर विरोध मिलता है। वो कहते हैं कि शुक्ल जी ने जिस तरीके से ये विवरण दिया अपभ्रंश का, एक बच्चन सिंह जी बताते हैं कि एक अंतर विरोध बताते हैं किस तरीके से, तो कहते हैं कि एक और तो वो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का प्रचार और भोज और मुंज के समय 1050 के आसपास पाते हैं, दूसरी ओर बौद्ध सिद्धों की भाषा को भी पुरानी हिंदी में मानते हैं। तो उनका एक कथन है शुक्ल जी का कि सिद्धों की उद्धत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। तो ये कथन ध्यान रखना है, ये शुक्ल जी का है कि सिद्धों की उद्धत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं और उन्होंने इस विषय में, यानी सिद्धों की रचनाओं में वो कंडपा की भाषा का उल्लेख करते हैं जिनका समय उन्होंने 900 के बाद ठहराया है। ठीक है, तो ये तो शुक्ल जी का मत हो गया अपभ्रंश को लेकर, जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। इसी प्रकार राहुल जी की बात करते हैं। राहुल शंकराचार्य ने
काव्य धारा जो 1945 में लिखा उन्होंने, उसमें वे अपभ्रंश को अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है कहते हैं। लिखते क्या है कि पूरा अपभ्रंश साहित्य क्या है, पुरानी हिंदी है, ऐसा ये मानते हैं राहुल जी। ठीक है, उनके यहाँ पूर्ववर्ती और परवर्ती अपभ्रंश का झमेला नहीं, यानी कि वो उन्होंने पूर्ववर्ती और परवर्ती अपभ्रंश में अपभ्रंश को नहीं बांटा, उन्होंने सीधे से ही कहा कि जो पूरा अपभ्रंश साहित्य है वो क्या है, पुरानी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और वे अपभ्रंश को साहित्य और प्राकृत से भिन्न जाति भाषा मानते हैं। उनका एक कथन है, कहना है कि सुबंत, तिङंत या शब्द रूप और धातु रूप की शैली में दोनों पाली और प्राकृत ही ने संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा, और अपभ्रंश यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया। उसने नए सुबंतों तिङंतों की सृष्टि की। तो उनकी दृष्टि में संस्कृत से पाली प्राकृत तक भाषा विकास अविच्छिन्न है और अपभ्रंश इसी अविच्छिन्नता से विच्छिन्न है। इसे वे भाषा का जात्यात्मक यानी गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अतः वे सिद्धों की रचनाओं को इस काल में समेट लेते हैं। इसी कारण जो राहुल जी ने इस काल का नाम क्या दिया था, आदिकाल का सिद्ध सामंत काल नाम रखा था। ठीक है, क्या नाम दिया था, सिद्ध सामंत काल। तो उन्होंने इन भाषाओं को यानी कि उनकी दृष्टि में सभी संस्कृत से पाली प्राकृत तक भाषा का विकास क्या है, अविच्छिन्न है। अपभ्रंश भी इस अविच्छिन्नता से क्या है, विच्छिन्न है, और वो इसे क्या कहते हैं, भाषा का एक गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं कि गुण के आधार पर भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। और वो इसलिए उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया, सिद्ध साहित्य काल, सिद्ध सामंत काल नाम दिया। ठीक है, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहते। जैसे कि शुक्ल जी, गुलेरी जी और राहुल जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं, वैसे ये लोग हजारी प्रसाद पुरानी हिंदी नहीं कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी की रचनाओं को वो आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। तो ध्यान रखना है कब तक की, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक की रचनाओं को आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को वो दो श्रेणी में बांट देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, एक में जैन प्रभावापन परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश और दूसरी मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचना। यानी एक में जैनों के प्रभाव से परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाओं में बांटते हैं एक श्रेणी, और दूसरी मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाओं के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो प्रथम श्रेणी में हेमचंद्र के किसको रखते हैं, प्रथम श्रेणी में वे हेमचंद्र के व्याकरण को, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ को, और आदि के प्रबंध चिंतामणि के जो दोहे हैं, और अब्दुल रहमान का संदेश राक्षस और प्राकृत पैंगलम में उदाहरित लोक भाषा के छंद, इनको वो क्या रखते हैं, अपनी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उसके बाद दूसरी श्रेणी की बात करते हैं जो हजारी प्रसाद जी ने कही, उसके अंतर्गत वे रासो काव्य की गणना करने लगते हैं। ठीक है, रासो काव्य की गणना दूसरी श्रेणी के अंतर्गत करते हैं, और लोक भाषा के साहित्य को वो अपभ्रंश की थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहते हैं। तो ध्यान रखिए, लोक भाषा साहित्य को हजारी प्रसाद जी ने क्या कहा, अपभ्रंश की थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य उन्होंने कहा। ठीक है, तो लोक भाषा में प्राप्त साहित्य की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश की भाषा से कुछ आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो आगे बात करते हैं इन्हीं की। तो संदेश राशक की गणना वो क्या कहते हैं, परिनिष्ठित अपभ्रंश में कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना, संदेश राशक की गणना हजारी प्रसाद किस में करते हैं, परिनिष्ठित अपभ्रंश में करते हैं। और फिर भी लेकिन कहते हैं परिनिष्ठित अपभ्रंश में करने के बावजूद भी इन्होंने, हजारी प्रसाद जी ने इसको आदिकाल के अंतर्गत नहीं रखा। ठीक है, उसके बाद कीर्तिलता के अवहट का व्याकरणिक ढांचा भी क्या है, अपभ्रंश का है। कीर्तिलता जो विद्यापति की है, अवहट में लिखा उन्होंने उसको, तो वो उसका जो व्याकरणिक ढांचा है वो कहते हैं वो किसमें लिखा, वो अपभ्रंश से मिलता है। तो अपभ्रंश की शेष रचनाओं को, जिसे द्विवेदी जी परिनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं, प्रस्ताविकी में इन्होंने डाल दिया, यानी कि उसको वो अपभ्रंश के अंतर्गत उन्होंने आदिकाल के भीतर इनको नहीं रखते। इनमें बौद्धों की रचनाएं भी कुछ सम्मिलित होती हैं। तो ये तो बात हो जाती है यानी आदिकाल में हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, और शुक्ल जी सिद्धों की भाषा के बारे में शुक्ल जी का एक महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखना है कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कथन है शुक्ल जी का। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित कैसी है, एक मिनट।
तो ये सिद्धों की ये शुक्ल जी का महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखना है। उसके बाद कहते हैं कि इनके इस कथन से एक बात स्पष्ट होती है कि वो क्या कहते हैं कि अर्थात हिंदी, वो कहते हैं कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वो पुरानी हिंदी को काव्य भाषा देश भाषा मिश्रित अर्थात पुरानी हिंदी कहते हैं सिद्धों की रचनाओं को, ठीक है। उसके बाद सिद्ध कंडभा की रचनाओं को ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात झलकती है, वो लिखते हैं कि वह यह है कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली है, यानी जिसको हिंदी काव्य भाषा कहते हैं, पर गीतों की भाषा पुरानी पूर्वी या बिहारी या पूर्वी में बोली है, ठीक है। यही भेद आगे चलकर कबीर की साखी और रमैनी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो कबीर की खड़ी बोली है, राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुक्कड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है, ठीक है। और कुछ चर्या गीतों की भाषा को सुकुमार सेन ने बांग्ला साहित्य के इतिहास में उन्होंने अवहट कहा। तो हिंदी निर्गुण संतों की मान्यताओं और रचनाओं पर सिद्धों नाथों का यानी कि कभी काफी प्रभाव पड़ा, ठीक है। यानी कि यहाँ कहते हैं कि यहाँ दो तरह की भाषाएं मिली, यानी सिद्ध कंडपा की रचनाएं कहते हैं कि उनकी एक तरफ तो वो पुरानी टकसाली हिंदी में लिखते हैं, दूसरी तरफ उनकी भाषा भी पुरानी बिहारी और पूर्वी बोली भी उसमें मिलती है। कबीर की बात करते हैं तो उनकी साखी और रमैनी की भाषा में भी अंतर है, साखी खड़ी बोली मिश्रित सदुक्कड़ी में है, रमैनी की भाषा ब्रज में है, ठीक है। तो कहते हैं इस तरह आगे चल के जब हम हिंदी के निर्गुण संतों की बात करते हैं तो उनकी भाषाओं पर भी किसका प्रभाव पड़ता है, सिद्धो नाथों की जो भाषाएं हैं उसका प्रभाव निर्गुण संतों पर भी काफी मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं रामविलास शर्मा के मत की, बात करते हैं इस अपभ्रंश के विषय में। तो आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से निकला हुआ नहीं मानते। रामविलास शर्मा जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं वो कहते हैं वो अपभ्रंश से नहीं निकली, ऐसा वो नहीं मानते। वे भाषा वैज्ञानिकों की चिर परिचित अवधारणा को कहते हैं कि संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। जैसा कि भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि संस्कृत से किसका विकास हुआ, प्राकृत भाषा का, प्राकृत से अपभ्रंश का विकास होता है और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, तो इस पर उन्होंने साफ इनकार किया है। यानी वो कहते हैं कि ये सारा मत है वो इस पर वो सब कुछ वो मत गलत है। किशोरीदास वाजपेयी का उल्लेख करते हुए वो लिखते हैं कि आद्य मध्य और नव आर्य भाषा अथवा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की सुगम नशेनी छोड़कर पूर्वोक्त प्राचीन भाषाओं की कल्पना करना उन्हीं लोगों का काम है जिनमें सरल प्रचलित लोक प्रचलित किंतु अवैज्ञानिक मान्यताओं का विरोध करने का साहस है। तो यानी रामविलास शर्मा इन सारी चीजों को नहीं मानते जो लोग भाषा वैज्ञानिक मानते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि साहित्यिक भाषा के समानांतर लोक भाषाओं की अपनी धाराएं रहती हैं, वो कहते हैं रामविलास शर्मा जी, ठीक है। तो कहते हैं साहित्य की भाषा कृत्रिम नहर का प्रवाह है, तो लोक भाषा स्वतः प्रवाहमान नदी। नहर का जल बहुत कुछ स्थिर समरूप और धीरे धीरे बहने वाला होता है, जबकि नदी का जल विषम रूप तथा गत्यात्मक होता है, इसलिए उसमें ताजगी और मिठास होती है। तो साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है, लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती रहती है, तो दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। तो संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नसेनी का रामविलास शर्मा ने जो खंडन किया है वही सही है, ठीक है। तो रामविलास शर्मा जो खंडन करते हैं उससे बच्चन सिंह जी अपने इस उनके मत से सहमत होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि बौद्धों और सिद्धों और जैनियों ने धर्म उपदेश के लिए ये कहते हैं कि अगर ये लोग आगे बात करते हैं कि अगर ये भाषाएं एक कृत्रिम है, यानी इनका कुछ भी इनका प्रभाव नहीं है, जो लोग मानते हैं कि प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना आत्मविश्वास को उपार्जन करना, यानी कि प्राकृत अपभ्रंश एक बनी हुई भाषा है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। सभी लोग जो कुछ लोग अगर ऐसा कहते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर ये एकदम से ठीक है तो भाषा और साहित्य का प्रभाव कहते हैं देश के बहुत बड़े भूभाग को आच्छादित किए होता है ना। तो कहते हैं कि ये जो भाषाएं हैं, भाषाएं भी लोक भाषा से ही निर्मित होती हैं, उनकी ध्वनियां आसमान से नहीं टपकती हैं। तो कहते हैं ये समाज की ही देन होती है और कवियों में अपनी रचना प्रक्रिया के कारण कृत्रिमताओं का आ जाना अस्वाभाविक नहीं। तो कहते हैं कि अगर ये भाषाएं अपभ्रंश भाषा कृत्रिम है तो बौद्धों सिद्धों और जैनियों ने धर्म उपदेश के लिए इनका सहारा क्यों लिया, अगर ये कृत्रिम थी तो, ठीक है। अपभ्रंश के व्यापक प्रचार प्रसार में जैन व्यापारियों का योग अस्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी इन लोगों ने जिन भाषाओं का प्रयोग किया अगर ये कृत्रिम था तो ये लोग प्रयोग ही ना करते, ठीक है।
तो कहते हैं कि अपभ्रंश का व्याकरण बहुत कुछ प्राकृत का व्याकरण है, उन पर बोलचाल की भाषा के क्रियापदों विभक्तियों पर उनका भी प्रभाव देखा जा सकता है। और हम आगे बात करते हैं कि इनके ब्रज, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, भोजपुरी, इनकी भी झलक इनमें मिलती है। तो आगे चलते हैं तो कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य साहित्य का अपभ्रंश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का एक समृद्ध यानी साहित्य है, इसलिए उसका अध्ययन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई सभी विद्वानों की कि किसने अपभ्रंश के लिए क्या क्या अपने अपने मत दिए, उनकी बात हो गई। उसके बाद कहते हैं इधर साहित्य के इतिहास लेखन में काव्य रूपों के अध्ययन का आग्रह बढ़ा। कुछ लोगों के मतानुसार साहित्य का साहित्यिक इतिहास लेखन साहित्यिक रूपों की परिमाणता का अध्ययन होता है। तो ये जो कथन है ये यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर दिया, इसको ध्यान रखिएगा, ये इसको जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोहा और अपभ्रंश इनकी बात करते हैं। दूसरा, इन्होंने छंदबद्ध पद्दड़िया छंद का जो प्रयोग मिलता है, सोरठा भी मिलता है यहाँ पे, जो आगे जो सिद्धों का साहित्य होता है इन सभी में। ठीक है, और दोहा चौपाई पद्धति जो आई, इसका प्रथम प्रयोग किसने किया? बौद्ध सिद्ध जो सराहपा ने इसका दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोग किया। उसके बाद बौद्ध सिद्धों के चर्या पदों में मिलता है, यानी पद बंदों का पूर्व रूप बौद्ध सिद्धों के चर्या पदों में मिलता है। कबीर के पदों में केवल चर्या का रूप ही नहीं लिया गया, बल्कि वो वस्तु तत्व भी ग्रहण करते हैं। तो यानी जो सिद्धों की पीढ़ी चली आई वो कबीर ने काफी हद तक उसको लिया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अपभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी को प्राप्त हुई उस मात्रा में गुजराती को मिली और न बांग्ला को मिली। अपभ्रंश की सीमांत हिंदी के भी सीमांत हैं, अतः भाषा की पहचान, विषय वस्तु, काव्य रूप तीनों दृष्टियों से अपभ्रंश समग्र अपभ्रंश काव्य का अध्ययन भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। यानी इन सारी बातों को चर्चा करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हाँ, अपभ्रंश साहित्य भी हमारे लिए, उसका अध्ययन हमारे लिए काफी महत्व है। ठीक है, तो मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो अपभ्रंश की 3 श्रेणियां हैं, सिद्ध काव्य, जैन काव्य और जैनेतर काव्य। ठीक है, अपभ्रंश के अंतिम काल में 14वीं-15वीं शताब्दी में हिंदी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज की रचनाएं होने लगी थी। ठीक है, विद्यापति एक और अवहट में लिख रहे थे, दूसरी ओर उनकी रचनाएं हम देखते हैं मैथिली में भी मिली। ठीक है, इसके बाद हिंदी रचनाओं की अविच्छिन्न परंपरा आरंभ होती है। अपभ्रंश साहित्य के साथ इन कवियों का अध्ययन भी हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये अपभ्रंश काव्य आता है। अपभ्रंश काव्य की रचना शुरुआत कब होती है ये कहना इतना कठिन है, क्योंकि कालिदास का विक्रमोर्वशीयम नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कई छंद मिलते हैं। ये उदाहरण वहां से लिया गया है, कालिदास के विक्रमोर्वशीयम में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपभ्रंश की बात करते हैं कि मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। अमीरों के आने के बाद उस बोली में उकारत्व का बाहुल हो गया। धीरे धीरे ये समूचे उत्तर भारत के साहित्य की भाषा हो गई और इसकी अधिकांश रचनाएं राजस्थान, गुजरात, बिहार, बंगाल में पाई जाने लगी। ठीक है, तो मूलतः ये कहाँ की भाषा थी? अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। फिर इसके बाद राजस्थान, गुजरात और बिहार में भी इसकी रचनाएं मिलने लगी। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं तो इसका प्रभाव पूर्वी पश्चिमी सीमांतों पर ही क्यों पड़ा? कहते हैं मध्य देश में भी ब्रजभाषा के कवि थे। जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू थे। तो ध्यान रखना कि जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू को इन्होंने माना है, किसने? बच्चन सिंह जी ने। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के मंत्री थे धनंजय मानखेट ले गया और पुष्पदंत भी दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। 10वीं शताब्दी में ये भी रचनाएं करते थे। तो इस तरीके से अपभ्रंश के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है? जैनियों को ही जाता है, कि जैनियों ने ही अपभ्रंश भाषा का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और गुजरात उस समय व्यापार का केंद्र था। ये लोग मुख्यतः जैनियों के हाथ में भारत का व्यापार था और गुजरात व्यापार का केंद्र था और जैनियों के हाथ में था, इसलिए व्यापारियों के कारण अपभ्रंश समस्त उत्तर भारत में फैल गया। ठीक है, ऐसा मत है इनका, शुक्ल यानी कि बच्चन सिंह जी का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम फिर से पढ़ेंगे इसके आगे का बौद्ध साहित्य को हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज अपभ्रंश साहित्य पूरा हुआ, उसके बाद बौद्ध साहित्य को यानी कि जो सिद्धों का साहित्य है इसकी बात हम करेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू हमारी क्लास आपको मिलती रहेगी। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और वीडियो को, अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास को लेकर इसी के आगे के टॉपिक को। थैंक यू।